हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ हाई गियरिंग के बारे में। ये हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 में ही। चैप्टर 17 में हम ये बात कह रहे हैं कि अगर आपके पास प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ मतलब कर्ज का पार्ट जितना आप डेप्थ लिए हो, अगर ये प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा तो उससे क्या समस्याएं एक कंपनी के ऊपर आती हैं, वो बातें यहाँ पे कही गई। बहुत ही सिंपल सी बातें यहाँ पे होने वाली हैं। इन प्रैक्टिस फॉर्म्स आर रेयरली फाउंड विथ वेरी हाई लेवल ऑफ गियरिंग। असली में देखा जाए ना, असली में मतलब प्रैक्टिस मतलब असली ज़िंदगी में देखा जाए तो ऐसी बहुत ही कम कंपनियां मिलती हैं जहां पे जो गियरिंग है, जहां डेप्थ का प्रपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा हो। दिस इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए नहीं करती हैं कंपनियां क्योंकि होता क्या, अगर आप बहुत ज़्यादा डेप्थ रखते हो तो क्या होता है, कंपनी के ऊपर बैंक सब्सिडी का रिस्क रहता है, एजेंसी कॉस्ट का रिस्क रहता है, टैक्स एग्जॉशन, द इम्पैक्ट ऑफ बोरिंग, ये सब चीज़ें लिखी मैं इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिटेल में यहाँ पे बातें कही गई हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज मार्केट, ध्यान दीजिएगा होता क्या है कि ये सब जो मार्केट इम्परफेक्शन मतलब ध्यान दीजिएगा, आपको याद होगा कि एम जो एम थ्योरी है या ट्रेडिशनल थ्योरी है, ये सब जो बातें होती है वहाँ पे जो बात होती है वो परफेक्ट मार्केट के बारे में बात होती है। लेकिन असली ज़िंदगी में कैसा है, मार्केट कैसा है, इम्परफेक्शन, मार्केट में सब कुछ परफेक्ट नहीं है। तो ये जो ऊपर लिस्ट दी गई है वही लिस्ट नीचे देखो एक्सप्लेन की गई है यहाँ पे, ये देख लो बैंकरप्सी, हम इसको डिस्कस डिटेल में करेंगे। तो यहाँ एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी गई है, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज मार्केट इम्परफेक्शन डिस्पाइट द थियोरीज गियरिंग लेवल्स, जो भी थियोरीज कुछ भी कह रही हो, गियरिंग लेवल्स टेंड टू बी बेस्ड ऑन मोर प्रैक्टिकल कंसर्न्स एंड कंपनीज विल ऑफन फॉलो द इंडस्ट्री एवरेज गियरिंग। ठीक है, थियोरीज कुछ भी देखो क्या लिखा है, थियोरीज कुछ भी कह रही हो, लेकिन जो कंपनियां हैं साहब अक्सर वो किसके बेस पे करती है, जितनी इंडस्ट्री में जो उस इंडस्ट्री में जो भी दूसरी कंपनियां हैं उस सेक्टर में, कपड़े वाली, टेक्सटाइल वाली सब एक जगह, सॉफ्टवेयर वाली एक साथ, तो जो उस सेक्टर में जो कंपनियां हैं वो कितना प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ अपने पास कंपनी में रखी हैं, उसी के हिसाब से साहब दूसरी कंपनियां भी अपने पास गियरिंग रखती हैं। आइए समझते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ हाई गियरिंग। अगर साहब कंपनी ज़्यादा प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ रखती है तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि भैया कंपनी, सोचो ना, अगर आप कंपनी बहुत सारा कर्ज लेके बैठी है तो कंपनी के ऊपर कितना ज़्यादा रिस्क है कि इसको हर साल क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। एज गियरिंग इंक्रीजेज सो डज द पॉसिबिलिटी ऑफ बैंकरप्सी, बढ़ जाती है, दिवाली, बैंकरप्सी मतलब दिवालिया हो जाना, बर्बाद हो जाना। इफ़ शेयर होल्डर्स बिकम कंसर्न दिस विल इंक्रीज के, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप खूब सारा डेप्थ रेस करोगे तो के बढ़ जाएगा, इवन फर्दर अलॉन्ग विद WACC भी बढ़ जाएगा और के भी बढ़ जाएगा, एंड विल रिड्यूस द शेयर, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, शेयर प्राइस आपके कम हो जाएंगे। ये असली ज़िंदगी में ऐसा होता है। सेकंड बात लिखी एजेंसी कॉस्ट, रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस। यहाँ क्या बात कही है, होता क्या है ना भाई, ऐसा तो हो नहीं कि अपने मन से आप जो मर्जी जितना मर्जी उतना लेते रहोगे और कोई बोलेगा नहीं। मतलब डिबेंचर होल्डर्स या शेयर होल्डर्स बोलेंगे ना, भैया आप कितना कर्ज ले रहे हो यार, हमको दिक्कत हो रही है। वो क्या करते हैं, जब शेयर वाले पैसा लगाते हैं तभी बोल देते हैं, भाई देखो हम पैसा तभी लगाएंगे जब इतना प्रपोर्शन, इतना परसेंटेज तक डेप्थ रखोगे तब। क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू सेफगार्ड देयर इन्वेस्टमेंट लेंडर्स डिबेंचर्स होल्डर्स ऑफन इम्पोज रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस। किस पे लगाते हैं वो लोग, कंपनी पे लगाते हैं। कौन लगाते हैं, डिबेंचर होल्डर, जब पैसा देते तभी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, इन द लोन एग्रीमेंट दैट कंस्ट्रेन मैनेजमेंट फ्रीडम ऑफ एक्शन, एग्जांपल रिस्ट्रिक्शंस ऑन लेवल ऑफ डिविडेंड। अब सोचो अगर कोई कंपनी पैसा ले रही है और डिबेंचर वाले बोलते भाई देखो आप इतना डिविडेंड के ऊपर दे नहीं सकते हो, तो कंपनी बोलेंगे यार आप लोग हमें रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो रिस्ट्रिक्शन लगेगा ना भाई। ऑन द लेवल ऑफ एडिशनल डेप्थ दैट कैन बी रेज्ड, आप और एडिशनल कितना डेप्थ ले सकते हो ये भी कौन बता देगा, जो अभी पैसा दे रहे हैं वही बता देंगे भैया आप फ्यूचर में इतना रुपये से ऊपर नहीं ले सकते हो कर्ज। ऑन मैनेजमेंट फ्रॉम द डिस्पोजिंग ऑफ एनी मेजर फिक्स्ड एसेट्स, और ध्यान दो जब डिबेंचर होल्डर पैसा देंगे ना तो वो ये भी बोलेंगे भैया कि आप डिस्पोज मतलब सेल करना, आप जो बड़ी बड़ी फिक्स एसेट्स हैं उनको आप नहीं बेच सकते हो, उस पर कंडीशन लगा देंगे, हमसे पूछ के, हमसे सब कमेटी में फैसला होगा तब बेचोगे, ऐसे नहीं बेचोगे। मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी खूब सारा डिबेंचर रखेगी साहब तो कंपनी को इस प्रकार की क्या होगी, इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस कंपनी के ऊपर लग सकते हैं। टैक्स एग्जॉशन, अब यहाँ बात ये कही गई है साहब कि अगर आप खूब सारा पैसा रेस करोगे, मतलब खूब सारा टैक्स मतलब इंटरेस्ट पे करना होगा, तो आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे साहब, मतलब टैक्स की लाइबिलिटी नहीं रहेगी जिसके आप बेनिफिट ले पाओगे। क्या लिखा है, आफ्टर सर्टन लेवल ऑफ गियरिंग, जब गियरिंग बढ़ जाती है कंपनीज विल डिस्कवर दैट दे हैव नो टैक्स लाइबिलिटी। अब लो उनकी जब टैक्स लाइबिलिटी ही नहीं है, होता क्या है, हम लोग जब खर्चे बढ़ते हैं ना तो होता क्या, टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए ही तो हम लोग अपना इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा पे करेंगे तो हमको टैक्स रिलीफ मिलेगा खर्चे पे। तो क्या लिखा है, लेफ्ट आफ्टर विच नो टू ऑफसेट द इंटरेस्ट चार्ज, जो इंटरेस्ट चार्जेस है उसको आप कहाँ से, उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपका टैक्स लाइबिलिटी बनी नहीं रही है, तो आपको यहाँ रेस करने की ज़रूरत है ही नहीं। KD 1 minus T simply becomes KD. Depth is no longer so cheap as to outweigh the effect of rising KE.
and the WACC no longer falls with increasing depth, effectively a return to the no tax model। अब यहाँ पे ये बात लिखी गई है भाई कि आपकी जब टैक्स लाइबिलिटी ही नहीं बचती है, यहाँ पे जब टैक्स लाइबिलिटी बनेगी ही नहीं तो आप इंटरेस्ट पे रिलीफ क्या लोगे? जब इंटरेस्ट पे रिलीफ ही नहीं ले पा रहे हो साहब आप वहाँ पे, तो आपको एक तरीके से क्या हो जाएगा, आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपको इंटरेस्ट पे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है और आपको जो KD है वो विदाउट एनी टैक्सल रूल आपके ऊपर लागू हो जाता है साहब। फिर लिखिए बात बोरोइंग डेप्थ कैपेसिटी की बात लिखिए साहब। अब क्या लिखिए बात, हाई लेवल ऑफ गियरिंग आर अनयूजुअल। बिल्कुल सही बात है, अक्सर सभी कंपनी ऐसा नहीं करती हैं बिकॉज कंपनी रन आउट ऑफ सुटेबल एसेट्स टू ऑफर एज सिक्योरिटी। हाँ, यहाँ पे ये बात बहुत अच्छी लिखी है इन्होंने कि भाई अगर आप बोरो करोगे तो आपके पास कुछ एसेट्स भी तो होने चाहिए गिरवी रखने के लिए सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास। आप कितने एसेट्स गिरवी रखोगे, एक समय क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी। कंपनीज विथ एसेट्स दैट हैव एन एक्टिव सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, जो कंपनियां साहब जो एसेट्स आपके पास ऐसे एसेट्स हों जिसका सेकेंड हैंड मार्केट में मतलब मार्केट में वो मिलता हो, जिसका अच्छा सा रेट, आप जैसे आपको कोई बड़ी अच्छी कोई गाड़ी है जो सेकेंड हैंड होने पे भी अच्छे रेट में चली जाएगी। कंपनीज विथ एसेट दैट हैव एक्टिव सेकेंड हैंड मार्केट एंड विथ लो लेवल ऑफ डेप, जिसका उस पर क्या होता है जिसकी डेप्रिसिएशन कम हो, सच एज प्रॉपर्टी कंपनीज हैव अ हाई बोरिंग कैपेसिटी। अब अगर मेरे पास कुछ ऐसी मशीनरी, ऐसी बिल्डिंगें हैं, ऐसी कुछ गाड़ियां हैं जिनके सेकंड हैंड के अच्छा रेट मिल जाते हैं तो मुझे उस केस में अच्छे लोन मिल जाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसी एसेट्स है जिसका सेकंड हैंड में कोई अच्छा दाम नहीं मिलता है तो साहब मुझे मेरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, मैं जब लेने जाऊँगा बैंक से लोन तो मुझे साहब बहुत ज़्यादा पैसे लोन के रूप में नहीं मिल पाएंगे साहब। फिर लिखिए बात डिफरेंस रिस्क टॉलरेंस लेवल बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। अब आती है बात साहब कि जब कंपनी के ऊपर रिस्क आता है ना तो जिम्मेदार कौन बन जाते हैं, जिम्मेदार वहाँ डायरेक्टर्स बन जाते हैं। क्या लिखा है, बिजनेस फेलियर कैन हैव अ फार ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन डायरेक्टर्स दैन ऑन अ वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर्स। इट मे बी आर्ग्यूड दैट डायरेक्टर्स हैव ए नेचुरल टेंडेंसी टू बी कॉशियस अबाउट बोरिंग। तो साहब डायरेक्टर्स पे ज़्यादा असर पड़ता है, इसलिए साहब क्या करते हैं, डायरेक्टर्स लोग बहुत ही कॉशियस रहते हैं। इन्वेस्टर्स तो पता नहीं कितनी जगह इन्वेस्ट करते हैं, उन लोग सेफ हो जाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कितनी बार ऐसा भी होता है साहब कि आप जब बोरो करने जाते हो तो आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का या जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो आपको रोक देता है, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करता कि भैया आप इतना पैसा रेस कर सकते हो। तो आपको फिर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर से, वो अलग कहानी है। 7th पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज एज गियरिंग। ऑब्वियसली बात जो हमने पहले पढ़ा हुआ साहब कि जब आप ज़्यादा पैसा लेने जाओगे, जैसे मैंने कहा था कि जितना आप डेप्थ लेने गए तो बार बार जब बैंक के पास जाओगे तो बैंक वाले एक समय के बाद बोलेगा भैया आपके पास अब बहुत कुछ एसेट्स है नहीं गिरवी रखने के लिए, अब आपको जो हम लोन देंगे वो क्या देंगे, वो अब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीजेस एज गियरिंग इंक्रीजेस ड्यू टू लेंडर्स व्यू ऑन द बिजनेस, even they will see it as a more risky investment at a higher gearing level। क्योंकि साहब जब बैंक वाले आपको देख रहे हैं कि आपने इतना कर्ज खुद ही लेकर रखा है, तो जब उनको लग रहा है कि अब आपको कर्ज देना बहुत ही रिस्की से भरा हुआ है तो बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले भैया आपको बोलते हैं अब हम आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। एज अ रिजल्ट डेप्थ बिकम्स लेस अट्रैक्टिव एज इट इज़ नो लॉन्गर सो चीप, अब वो सस्ता नहीं रह जाता है साहब। तो ये थी कुछ समस्याएं अगर आप ज़्यादा पैसा रेस करते हो तो। पैकिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है साहब, ये नया टॉपिक है। ये पैकिंग ऑर्डर ध्यान दें, दोनों एक ही वर्ड है साहब। इसका मतलब होता है हिरार्की, मतलब आप एक सीक्वेंस में जाते हो, जैसे बड़े भाई उसके बाद छोटा भाई, फिर उससे छोटी बहन है ना, उससे छोटी बहन, ये सीक्वेंस में जा रहा है कि एक बड़ा है फिर उसके बाद छोटी बहन है। वो वाली बात यहाँ पे कही गई है कि भैया ये इसको आदेश देगा कि नहीं तुम चाय लाओ, ये इसको आदेश देगा तुम चाय लाओ, ये इसको आदेश, तो सबसे छोटा वाला बोलेगा ठीक है मैं चाय लेके आता हूँ। तो मुद्दे की बात यहाँ पे ये हुआ कि इन दिस अप्रोच हम एक सीक्वेंस में जाते हैं, दैट इज़ पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, दैट इज़ अ सीक्वेंस। जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं दैट इज़ अ पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। इन दिस अप्रोच देयर इज़ नो सर्च फॉर एनी ऑप्शनल कैपिटल स्ट्रक्चर थ्रू थियराइज्ड प्रोसेस। यहाँ पे हम ऐसा नहीं देखते हैं कि हम लोग डेप्थ भी है उसको चेंज करके इक्विटी में कर लेते हैं, फिर इक्विटी का कुछ पोर्शन हटा कर रिटेन्ड अर्निंग कर लेते हैं, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा, इंस्टेड इट इज़ आर्ग्यूड दैट फर्म्स विल रेज न्यू फंड्स एज फॉलोज। सबसे पहले अगर कंपनी को कुछ पैसे चाहिए, सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो ये देखेगा कि क्या मेरे पास अपने जनरल रिजर्व पड़े हुए हैं। अगर उसके पास रिजर्व्स होंगे तो वो वहीं से पैसे ले लेगा। उसके बाद वो देखेगा कि यार अब जनरल रिजर्व मेरे ख़त्म हो गए, चलो अब चलते हैं कर्ज लेने। पूरा जितनी कोशिश करेगा वो कर्ज पूरा जहाँ बैंक से डिवेंचर से ले लेगा। जब देखेगा कि अब बाहर से कर्ज बंद हो गया तब वो क्या करेगा, लास्ट में कंपनी कहाँ जाएगी, लास्ट में कंपनी जाएगी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। फर्म सिंपली यूज़
ऑल देयर इंटरनली जनरेटेड फंड्स फर्स्ट, देन उसके बाद कहाँ जाएंगे साहब, उसके बाद जाएंगे देन मूव डाउन द पैकिंग ऑर्डर टू डेप्थ, उसके बाद डेप्थ के पास जाएंगे एंड देन फाइनली टू द issuing of new equity. Firms follow a line of least resistance that establishes the capital structure. अब हम जरा समझते हैं लीस्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, मतलब होता क्या है पता है, ईजी क्या है, सबसे ज़्यादा आसान क्या है, जनरल रिजर्व, थोड़ा सा मुश्किल क्या है डेप्थ, उससे और मुश्किल क्या है इक्विटी. It is notable that while this is a common method actually used by the organization, it is not necessarily the recommended method. ये ऐसा ये मेथड रिकमेंडेड नहीं है, मतलब ठीक है ये एक कॉमन मेथड है. इंटरनली जनरेटेड फंड, रिटेन्ड अर्निंग्स की बात सबसे पहले की है. ये जो फंड होता है साहब, ये ऑलरेडी हमारे पास जो फंड होता है उसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं. डू नॉट हैव टू स्पेंड एनी टाइम परसुएडिंग आउटसाइड इन्वेस्टर्स. इसमें क्या होता है रिटेन्ड अर्निंग में हम लोग को साहब, परसुएडिंग मतलब किसी को पीछा करना, किसी के बार बार उसको कन्विंस करना. तो हम लोग यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी डू नॉट हैव टू स्पेंड इन टाइम परसुएडिंग आउटसाइड इन्वेस्टर्स. उनको मोहित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए हमको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है. ऑफ द मेरिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हमारा प्रोजेक्ट देख लो भाई, अच्छा प्रोजेक्ट है, लगा लो पैसे, कुछ नहीं, अपने पैसे पड़े लगा लो, नो कॉस्ट. इसको साहब इशू करने के लिए कोई कॉस्ट हमारा खर्च नहीं होता है. डेप्थ की बात करते हैं साहब. अ डिग्री ऑफ क्वेश्चनिंग एंड पब्लिसिटी एसोसिएटेड विद डेप्ट इज यूजली सिग्निफिकेंटली लेस. इसमें साहब जो हमारा खर्च आता है वो इक्विटी के मुकाबले कम आता है देन दैट एसोसिएटेड विद द शेयर इशू. शेयर इशू के मुकाबले सस्ता आता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं सबसे पहले डेप्थ से पैसा रेस करने की. मॉडरेट इशू कॉस्ट साहब, इसको जो डिबेंचर को इशू करने का खर्चा ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सा है. न्यू इशू ऑफ इक्विटी, परसेप्शन बाय स्टॉक मार्केट दैट इट इज़, सबसे महंगा यही है. परसेप्शन क्या है, परसेप्शन बाय स्टॉक मार्केट दैट इट इज़ पॉसिबली अ साइन ऑफ प्रॉब्लम्स. इक्विटी से पैसा रेस करने का मतलब प्रॉब्लम्स आप ले रहे हो, समस्या ले रहे हो. एक्सटेंसिव क्वेश्चनिंग एंड पब्लिसिटी एसोसिएटेड विद द शेयर, इसके साथ आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऊपर रेज होंगे, कैसे कैसे क्या कर रहे हो, क्योंकि होता क्या है ना, शेयर होल्डर्स का पैसा ले रहे हो आप, है ना, और आप रिटर्न करने वाले हो नहीं, मतलब नियम नहीं होता ना इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा रिटर्न करने का, बायबैक अलग चीज़ है. तो इसलिए साहब बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू रहता है कि शेयर होल्डर्स का पैसा डूबे ना. विद अ शेयर इशू, एक्सपेंसिव इशू, इसको साहब इशू करना थोड़ा सा महंगा होता है, काफ़ी महंगा होता है एक्चुअली. ठीक है, चलिए ये सब थियोरेटिकल बातें मत पड़िएगा. ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखी हैं बातें. आंसर द फॉलोइंग, वो बड़ा इजी क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन, इसलिए मैं करा रहा हूँ, मज़ा आएगा आपको करने का. इफ़ अ कंपनी इन अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट विथ नो टैक्स, कैसा मार्केट है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट. आपको याद है एमएमएम थ्योरी वाला बात, जहाँ पे वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि कोई टैक्स है ही नहीं. इफ़ अ कंपनी इन अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट विथ नो टैक्स इनकॉर्पोरेट्स इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डेप्थ, वो कह रहे हैं कि डेप्थ को बढ़ाते चले जाओ इनटू द कैपिटल स्ट्रक्चर without changing its operating risk, what will be the impact on its WACC. आपको याद है मैंने क्या ग्राफ बनाया था इस केस में, ग्राफ मैंने कुछ ऐसा बनाया था, ये ऐसा था और ये कैसा था, ये ऐसा था. आपको याद अगर आ रहा हो कि जब नो टैक्स वाली मैंने बात की ही थी साहब, तो KE आपका बढ़ रहा था, ये आपका WACC था और ये आपका KD था, ये गियरिंग था, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल था. ठीक है, तो जब आप देख रहे थे कि यहाँ पे साहब ये नो टैक्स वाला ग्राफ था, आप अपने किताब में ज़रा देखिए, आपको आप देखिए मज़ा आएगा. अब देखेंगे तो आपका जब KE बढ़ रहा था, क्या लिखा है, इंक्रीजिंग, जब डेप्थ आपका बढ़ रहा है तो क्या WACC चेंज हो रहा है, नहीं. तो आंसर क्या आ जाएगा, WACC विल रिमेन सेम, WACC विल रिमेन सेम, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. ठीक. सेकंड, अकॉर्डिंग टू MNM, why will the cost of equity always rise as the company gears up. तो ये पूछ रहे हैं साहब कि आखिर MMM थ्योरी कहता है कि आखिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों बढ़ेगा साहब, जब आपका क्या बढ़ेगा, कंपनी ज़्यादा डेप्थ का पैसा रेस करती है तो ये क्यों बढ़ेगा साहब. क्योंकि साहब होता क्या है, बिकॉज द रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर्स बिकम, जो अब जब आप इक्विटी का हिसाब गियरिंग बढ़ाते हो तो क्या होता है, गियरिंग बढ़ाने की वजह से ये होता है साहब कि अब इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को रिस्क क्या होता है, रिस्क और ज़्यादा फील होता है. तो साहब जब उनको ज़्यादा रिस्क फील होता है तो क्या करते हैं वो लोग अपनी कॉस्ट को क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं. क्योंकि मोर रिस्क, जब उनको लगता है रिस्क ज़्यादा आ रहा है हमारे ऊपर, अपनी कॉस्ट को बढ़ाओ, मतलब हमें ज़्यादा डिविडेंड दो. ऐसा कौन कहता है, ऐसा इक्विटी वाले कहते हैं. किससे, इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं कंपनी से. ठीक, बात समझ में. यही इसका आंसर पीछे दिया है, ये पीछे लिखा हुआ है, बिकॉज द रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स बिकम मोर वोलेटाइल. बात समझ में आई सर. आइए थर्ड पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं सर. थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अब फिर वही बात परफेक्ट मार्केट के बारे में, बट विथ टैक्सेस, जो 1963 वाला है इसका MNM वाला.
2 companies are identical in all respect apart from their level of gearing. A has only equity finance. A के पास एक कंपनी A है, इसके पास गेयरिंग है ही नहीं, सिर्फ इक्विटी है. B कंपनी जो है साहब, उसके पास क्या सीन है? B कंपनी के पास सीन ये है साहब, A के पास सिर्फ क्या है? इक्विटी, मतलब 100% इक्विटी रखा हुआ है इसने. अब B वाला जो कंपनी है उसने इक्विटी और डेप्थ दोनों रखा हुआ है साहब, इक्विटी और डेप्थ दोनों रखा है. डेप्थ 50% है और इक्विटी भी 50%. आपको याद है हमने क्या बातें सीखी थी? A हैज़ ओनली इक्विटी फाइनेंस, B हैज़ 50% डेप्थ. व्हाट विच फर्म वुड MMM आर्ग्यू वर्थ मोर? हमने क्या पढ़ा था जब हाँ टैक्स की बात, हमने ये देखा था अ कंपनी शुड, और क्या ग्राफ कुछ ऐसा बना था, याद है? ऐसा और ऐसा, कि जितना डेप्थ बढ़ाओगे WACC क्या होगा, उतना ही कम होता चला जाएगा. हमने ये पढ़ा था 99.9% क्या रखना चाहिए, हमें डेप्थ रखना चाहिए. मतलब इसका आंसर क्या लिखेंगे साहब आप? इसका आंसर आप लिखेंगे बी कंपनी तब बेटर होगी. बी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? विच फर्म विल बी बेटर? बी कंपनी विल बी बेटर. बिकॉज क्या कहता है MMM थ्योरी, कहता है अ कंपनी शुड हैव एज मच एज पॉसिबल डेप्थ इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट इज लोन इन द कैप, गियरिंग इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा सर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी के पास एटलीस्ट 50% और ए कंपनी जो है उसके पास कितना है? 0% डेप्थ है, गियरिंग है. गियरिंग मतलब डेप्थ. ठीक है, इतना याद रखिए. फिर लिखिए बात, इन प्रैक्टिस अ फर्म विच हैज़ एग्जॉस्टेड रिटेन अर्निंग, जिसकी रिटेन अर्निंग खत्म हो गई है, इज लाइकली टू सेलेक्ट व्हाट फॉर्म ऑफ फाइनेंस नेक्स्ट. आपको हमने कौन सी थ्योरी थोड़ी देर पहले पढ़ी? हमने सर पैकिंग ऑर्डर थ्योरी पढ़ी. पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या कहती है कि भैया अगर आपका रिटेन अर्निंग खत्म होता है तो सेकंड कहाँ जाओगे आप? सेकंड आप डेप्थ पे जाओगे. यही इसका आंसर है साहब. आई होप आपको समझ में आया होगा. इसके बाद साहब यहाँ पे इन्होंने समराइज़ किया हुआ है ट्रेडिशनल थ्योरी में कि देखा जाए तो WACC इज़ यू शेप्ड. इसका यू शेप बनता है, ऐसा बना था ना WACC का. फिर लिखिए एट ऑप्शनल पॉइंट WACC इज़ मिनिमाइज. यहाँ पे WACC कम हो जाता है. फाइंड आउट द, यहाँ पे करना क्या होता है, हमें ये देखना होता है, पता करना होता है और मेंटेन करना होता है ऑप्टिमम गियरिंग रेशो, मतलब डेप्थ और इक्विटी का हमें एक रेशो मेंटेन करना पड़ता है. सेकंड, जहाँ पे मैम नो टैक्स की बात करते हैं, आपको याद होगा तो हमने वहाँ पे क्या बात की थी, भैया कुछ भी रख लो, चीपर डेप्थ विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन के. WACC क्या रहता है वहाँ पे? कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है ना, वो तो सेम ही रहता है, कुछ भी कर लो. सर ये मैंने ग्राफ हल्का सा गलत बनाया, ऐसा लाइन नहीं रहती, वो लाइन ऐसी रहती इसकी. तो कुछ भी WACC चॉइस ऑफ फाइनेंस इज, यहाँ कुछ भी रखो. यहाँ कहते हैं ना भाई आप इक्विटी रखो चाहे डेप्थ रखो, कुछ भी किसी प्रपोर्शन में रखो, मतलब नहीं. लेकिन यहाँ क्या होता है विद टैक्स वाले में, चीपर डेप्थ चीपर सस्ता होता है, WACC फॉल्स एज मच डेप्थ एज पॉसिबल. यहाँ कहता है कि भैया जितना ज़्यादा हो सके क्या रखो, उतना ज़्यादा डेप्थ अपने पास रखो. पैकिंग ऑर्डर में कोई ऐसी बात ही नहीं होती. पैकिंग ऑर्डर कहता है सीक्वेंस में चलो. सिंपली लाइन ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, जो सबसे कम जिसमें आपको घर्षण हो, सबसे कम जिसमें समस्या हो, सबसे उसी हिसाब से चलो. फर्स्ट इंटरली जनरेटेड, देन डेप्थ एंड देन न्यू इश्यू ऑफ इक्विटी इशू. आई होप आपको बात समझ में आई होगी. अब आती है बात कैपिटल स्ट्रक्चर एंड चॉइस ऑफ डिस्काउंट रेट. आइए समझते हैं यहाँ क्या बातें हो रही हैं. अब हमने एक CAPM के बारे में, आपको याद होगा हमने ये चैप्टर नंबर 17 के 7th पार्ट में ये डिस्कस किया. चैप्टर 17 के 7th पार्ट में क्या डिस्कस किया था? CAPM मॉडल के बारे में बात किया था. आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ये लिखवाया था ये फॉर्मूला. यही फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ करने वाले हैं. इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ इसलिए करने वाले हैं क्योंकि इस फॉर्मूले में साहब क्या इस्तेमाल होता है? इस फॉर्मूले में रिस्क के बारे में बात की जाती है और हमको यहाँ पे रिस्क शामिल करना है अपने कैलकुलेशन में. आइए देखिए कैसे क्या बात है, आइए पढ़ लेते हैं साहब. इन द चैप्टर कवरिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी लर्न हाउ टू कैलकुलेट अ WACC, है ना. चैप्टर 17 में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में WACC देखा. इट वॉज बेस्ड अपॉन द फर्म्स करेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हमने मार्केट प्राइस के हिसाब से निकाला था, और डेप्थ. इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएट टू यूज़ द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोवाइडेड. हमको जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करना होता है, लेकिन क्या ध्यान देना होता है ये ज़रा देख लेते हैं साहब. हिस्टोरिकल प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी आर नॉट टू बी चेंज. हमको ये ध्यान रखना है कि जो आपका पुराना प्रपोर्शन चल रहा है डेप्थ और इक्विटी, लेट इट बी 2 और 5 और 5 और 1, कुछ भी रेशो हो वो आपको मेंटेन सेम पुराना वाला ही हमेशा रखना है. हम अपने प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ और इक्विटी को चेंज नहीं करेंगे. Otherwise, the weightings in the WACC will change and the WACC would not be need to be recalculated.
हम लोग यहाँ ये मान के चलेंगे साहब कि जो पुराना, ध्यान दीजिए अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वहाँ पे हम अपने पुराने वाले रेशो को चेंज नहीं करेंगे हमारे डेब्ट और इक्विटी के। अगर ऐसा करेंगे, अगर हम रेशो चेंज कर देंगे तो फिर हमने वापस क्या निकालना पड़ेगा, WACC निकालना पड़ेगा। आपको याद होगा फॉर्मूला, सोर्स, वेट, कॉस्ट एंड वेटेड कॉस्ट। द ऑपरेटिंग रिस्क, बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म विल नॉट बी चेंज्ड, अदरवाइज KE विल चेंज एंड सो विल द WACC। तो साहब हमको यहाँ पे KE को भी चेंज नहीं करना है, हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो भी क्या है, सब कुछ सेम चल रहा है। नहीं तो फिर आपको क्या करना, फिर से आपको WACC निकालना पड़ेगा। ये एग्जाम्पशन है, आप चिंता मत करिए, आपको मुद्दा फोकस क्या करना है मैं समझाता हूँ। मुद्दा आपको साहब यहाँ क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, वो बड़ा मज़ा आ जाएगा, समझ में आ जाएंगे चीज़ें क्या है CPM में। कॉम्पहैम्पटन कंपनी एक कंपनी है, इज़ एन ऑल इक्विटी कंपनी, मतलब इसके अंदर साहब 100% क्या है, इक्विटी है। विथ अ बीटा कितना है, इस कंपनी का बीटा कितना है साहब, इस कंपनी का बीटा 0.8 है। इट इज़ अप्रेजिंग अ 1 ईयर प्रोजेक्ट, ये देख रहा है कि यार हमें ना एक प्रोजेक्ट करने का सोच रहा है। कौन, कॉम्पहैम्पटन कंपनी सोच रही है कि हमें एक प्रोजेक्ट करना है, विच रिक्वायर्स एन आउटले नाउ। उसको क्या चाहिए, उसको पैसे चाहिए, कितने रुपए चाहिए उसको, $1000 उसको पैसे चाहिए। एंड विल जनरेट कैश इन 1 ईयर, और साहब वो पैसे जनरेट 1 साल बाद करेगा। कितने पैसे जनरेट करेगा 1 साल बाद, विथ एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1250, मतलब 1000 रुपये हम अभी लगाएंगे तो 1 साल बाद कितना मिलेगा हमें, 1250 मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि हमको 250 रुपये मिलेंगे। द प्रोजेक्ट हैज़ अ बीटा ऑफ 1.3, और जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का बीटा कितना है, उस प्रोजेक्ट का बीटा साहब 1.3 है, जबकि जो कंपनी का बीटा है वो कितना है, वो 0.8 है। RF कितना है 10%, RM है 18%। आइए जरा फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। व्हाट इज़ द फर्म्स करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, फर्म्स की, कंपनी की बात कर रहा है, कंपनी की अभी की कॉस्ट क्या है इक्विटी कैपिटल की। मैं निकाल के दिखाऊँ, आइए देखते हैं साहब। सिंपल सा फॉर्मूला, RF मैं ऊपर लिखना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से ऊपर से लिखूँगा, ए पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, देखिए बहुत सिंपल है, बिल्कुल डरना नहीं। ठीक, ए पार्ट हमको क्या निकलना है साहब, हमको फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, KE विल बी इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ बीटा दिया हुआ था, RF दिया हुआ, नहीं तो मैं दूसरा फॉर्मूला लगाता। ठीक, यहाँ पे रिस्क फ्री कितना दिया है साहब, रिस्क फ्री 10% दिया हुआ है। रिस्क फ्री कितना दिया है साहब, यहाँ पे 10% दिया है। ये आपका रिस्क फ्री है और ये आपका रिटर्न ऑन मार्केट, मतलब मार्केट में वाला है, जो मार्केट में नॉर्मल चल रहा है। रिस्क फ्री कितना है साहब 10%, आप 10 लिख दीजिए सिंपल रखने के लिए। प्लस बीटा कितना है साहब, बीटा आपका कंपनी का, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहले कंपनी का पूछ रहे हैं इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, नहीं तो मैं जब प्रोजेक्ट का पूछेंगे नीचे वाले में ना, तब मैं ये लूँगा, नीचे 1.3 वाला लूँगा। प्लस 0.8, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, 0.8। RM कितना है साहब 18%, 18 माइनस 10, सॉल्व कर लें। 10 प्लस 10, 18 माइनस 10 8, 8 इंटू 0.8 कर दीजिए साहब, मैं कर दूं यहाँ पे, ये देख लीजिए 8 इंटू 0.8 कितना आता है साहब 6.4, ये हो जाएगा 6.4। दोनों का परसेंटेज लगा दीजिए लास्ट में, हम सिंपल रखने के लिए ऐसा करते हैं। तो कितना आ गया ये आपका आ गया 16.4%। आ गया बात समझ में आई। सेकंड, व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। आप कह रहे हैं कि भैया प्रोजेक्ट, ध्यान दीजिए, ये जो KE निकलता है पता है क्या होता है, ये जो KE निकलता है इसका मतलब ये होता है कि भाई कंपनी जब अपने बिजनेस को कर रही है तो कंपनी को कम से कम अपना जो रिटर्न चाहिए कितना चाहिए, वो इतना चाहिए। वो इतना इसलिए चाहिए क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं साहब, क्या लिखा है, ऑल इक्विटी कंपनी है ना यहाँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं साहब वो कम से आपसे कितना रुपये मांगने वाले हैं, वो आपसे 16.4% इतना आपसे डिविडेंड मांगेंगे। तो आपकी जो प्रॉफिट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो 16.4% ज़्यादा होनी चाहिए। ये एक ही बात हुई। अब ये अगर प्रोजेक्ट बी करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि प्रोजेक्ट बी वाला करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं प्रोजेक्ट बी को करेंगे तो क्या होगा ज़रा देखिएगा। अगर ये प्रोजेक्ट बी करते हैं तो RF, फिर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार फिर से, प्लस बीटा RM माइनस RF। अगर ये प्रोजेक्ट बी करते हैं तो उनको कम से कम कितने रिटर्न, उनको कितना रिटर्न कमाएंगे देखिएगा। मैं सबसे पहले पता है क्या निकाल रहा हूँ, अभी मैं निकाल रहा हूँ मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या होगा, जितना शेयर होल्डर्स मांगते हैं, शेयर होल्डर्स कितना मांगते हैं वो मैं दिखाता हूँ कि हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे क्या आ रही है।
RF कितना है आपका, RF आपका 10 है। बीटा कितना है साहब, बीटा यहाँ पे प्रोजेक्ट का कितना है, किस प्रोजेक्ट का पूछ रहा है, 1.3 है। RM कितना है साहब, 18 है माइनस 10। इसको जब आप सॉल्व करते हैं साहब तो ये आपका आ जाएगा 20.4%। तो अब क्या निकल के आया कि भैया अगर आप इस प्रोजेक्ट को करते हो तो आपकी जो मिनिमम जो शेयर होल्डर्स पैसा मांगेंगे या जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 20.4 आएगी। अब सी पॉइंट में क्या पूछ रहे हैं, इज द प्रोजेक्ट वर्थ वाइल, क्या हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। आइए मैं इसको चेक करता हूँ, पता है कैसे चेक, देखिएगा। अब हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट को करने से फ़ायदा कितना हो रहा है। हमने लगाए कितने रुपए, 1000 रुपये, हम कमा कितना रहे हैं, 250 रुपया। कैसे निकला पता है, 1250 हमने कमाया और 1000 रुपये लगाया। तो साहब हमने 250 रुपये कमाए, 250 रुपये कितना कमाया, मतलब हमने साहब यहाँ कमाए 25%। और हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारी कॉस्ट आ रही है सिर्फ इस प्रोजेक्ट को करने की, वो आ रही है 20.4। हमारी कॉस्ट आ रही है 20.4 और हम कमा रहे हैं उस प्रोजेक्ट से कितना, 25%। के कुछ नहीं होता है, के होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये बात अगर आपको देखनी है मैंने कहाँ लिखवाई है, तो आप प्लीज़ चैप्टर नंबर 17 में जो जब मैंने वीडियो नंबर 1 बनाया हुआ है उसका आप शीट देखिए जो मैंने लिखवाई है, उसमें मैंने आपको कहीं के लिखवाया होगा। के क्या मैंने लिखवाया होगा, रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स लिखवाया है वहाँ पे। तो वही यहाँ पे है साहब कि के हमारी कॉस्ट है और कॉस्ट को क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स। तो साहब हमारी जो कॉस्ट आ रही है या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स इतना मांग रहे हैं, जबकि हम कमा इतना रहे तो अच्छा है ना भाई, वो हम आपको शेयर होल्डर्स को इतना दे देंगे और जो बचा डिफरेंस है वो हम रख लेंगे। इज़ द प्रोजेक्ट वर्थ वाइल, यस द प्रोजेक्ट इज़ वर्थ वाइल साहब। आई होप आपको बात समझ में आई होगी साहब। ठीक है साहब, अगले लेक्चर से हम लोग यहाँ से बात करेंगे CAPM एंड गियरिंग रिस्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लास्ट वीडियो होगा इसके बाद, वो खत्म हो जाएगा चैप्टर, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, खूब पढ़ाई करें साहब आप लोग।